चले, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से एग्जाम बडी में फिर से क्वेश्चन का डिस्कशन का शुरुआत शुरू हो रही है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन पे आइए। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। जो लोग आरओ का फॉर्म भरने वाले हैं या वैकेंसी जाने वाली हैं या आने वाले समय पीसीएस प्री के लिए या आईएएस के लिए, चलिए पहले क्वेश्चन पे आइए। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। हड़प्पा के स्थलों की जानकारी कब मिलती है? जब भारत में रेलवे लाइन का विस्तार किया था। और सबसे पहले रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में लाल डलहौजी के समय होती है। किसके समय होती है? डलहौजी के समय होती है। कब होती है? 1853 के बीच में, जब रेलवे लाइन का विस्तार होने की बात होती है, पटरियां बिछाई जाती हैं, उसी समय खुदाई में कुछ साक्ष्य मिलने लगते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। नचकेता और यम, नचकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया। यह क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गलतियां करते रहते हैं। ये सब दिए गए कि क्या आपको? उपनिषद दिए गए। क्या दिए गए हैं? उपनिषद। ध्यान रखिए, उपनिषद में उप क्या है? उपसर्ग। लेकिन ये जो उपनिषद दिए गए हैं, इन्हीं उपनिषदों में से एक है कठोपनिषद, जिसमें यम और नचकेता के मध्य डिबेट होता है, मध्य संवाद होता है, जिस संवाद के द्वारा संवाद का वर्णन किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में नचकेता और यम के मध्य के संवाद की चर्चा की गई। उसी प्रकार से जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया। कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत पर उनके द्वारा किए गए आक्रमण के क्रम में निम्नलिखित नामों को व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। कहा कि भारत पर उनके द्वारा किए गए आक्रमण, इसको देखो, भारत पर उनके द्वारा किए गए आक्रमण के क्रम में निम्नलिखित नामों को व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर इसका आक्रमण शुरू होता है। किसका? महमूद गजनवी का। ध्यान रखिए, महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। ठीक। और सबसे फेमस था 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। किस पर? सोमनाथ मंदिर पे। ध्यान रखिए, सोमनाथ मंदिर कहां पड़ता है? गुजरात में। फिर सोचिए, इसी सोमनाथ ने कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, यह मंदिर किसके लिए है? शिव का है। किसका है? शिव का मंदिर है। जब 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, उसका विरोध बहुत कम लोग कर पाते हैं। लोगों की ये उम्मीद थी कि भगवान मेरी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी का सबसे फेमस आक्रमण होता है 1026 में, जो शिव का मंदिर है। दूसरा आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का सबसे फेमस 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध। वैसे तो मोहम्मद गोरी को मूल राज ने 1178 में हरा दिया था, लेकिन 1191 में तराइन का इसका प्रथम युद्ध होता है। किससे होता है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज मोहम्मद गोरी। पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता। एक चीज ध्यान रखिएगा,
पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं और दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई है। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसका लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। लेकिन चंद्रबरदाई का जन्म और पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन, मृत्यु भी एक ही दिन। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को कौन हराता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का आक्रमण महमूद गजनवी के आक्रमण से ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में मर जाता है तो भारत में उसी का एक गुलाम, जिसका नाम क्या है? ऐबक, इसी ने दास प्रथा की स्थापना की, दास वंश की स्थापना की। किसने? ऐबक ने, जिसे गुलाम वंश भी कहा गया। फिर भी ध्यान दीजिए, लेकिन भारत में दास्ता को याद करिएगा 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में दास्ता समाप्त कर दी गई। लेकिन भारत में सल्तनत काल में सबसे फेमस काल किसका आता है? गुलाम वंश का। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम। क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम। तो दूसरा महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, इसके बाद दुआ खान, फिर तैमूर। इसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। किस पे? 1398। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का था। किसका था? तुगलक वंश का। किसका शासन था? तुगलक वंश का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा इसका? ए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से सोचिए, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने जो अपना गुलाम बनाया हुआ था, जिसे कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन मोहम्मद गोरी के गुलामों में ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था। ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था। इसी ऐबक ने 1206 में लाहौर से शासन करना शुरू किया। कहां से शुरू किया? लाहौर से। फिर आप ध्यान दीजिए, इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था, लेकिन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा, यह गुलामी से पहले मुक्त हो जाता। एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, गुलामों का गुलाम। क्या पूछा गया? गुलामों का गुलाम। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन गुलामों का गुलाम, तो उसका उत्तर क्या होगा? इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। किसका गुलाम था? ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। ठीक, अब आप फिर ध्यान दीजिए, लेकिन जब 1206 में मर जाता है तो दास प्रथा या मामलूक वंश या गुलाम वंश कौन स्थापित करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन रियल जो फाउंडर होता है वो इल्तुतमिश होता है। उसका उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिए, इसमें जो 3 आंसर दिए गए हैं, ये भी गुलाम वंश का शासक है, ये भी गुलाम वंश का शासक, बलबन भी गुलाम वंश का शासक, और ऐबक भी गुलाम वंश का शासक। केवल एक खिलजी वंश का शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इसी ऑप्शनल पर 2-3 चीजें और ध्यान दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, उसका बलबन। इल्तुतमिश ने गुलामों का एक चालीसा बनाया था, जिसे बोला गया चालीसा या चिहलगानी दल। इसी इल्तुतमिश ने उसका एक मेंबर बलबन को भी बनाया था। किसको? बलबन को। इल्तुतमिश को खिल्लात भी प्राप्त हुई थी, लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में होती है तो उत्तराधिकारी कौन बनती है? रजिया बनती है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान होती है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान होती है। लेकिन 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। किसकी?
रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगी थी। किसको? लाल वस्त्र। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ, ठीक है। लेकिन बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति शुरू की। रक्त और लौह की नीति, जिसे बोला गया आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। बलबन ने अपने को अफरसियाब वंश से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अफरसियाब वंश से जोड़ता है। और बलबन ने राजत्व का सिद्धांत भी लेकर आता है। फिर ध्यान दीजिए, यह कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे कुरान खां भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा गया, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां या इसको लाख वक्स भी कहा गया। किसी भी एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लेता है, लाख वक्स किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। इसे कुरान खां भी कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड है 1296 से 1316 तक, भारत में 20 वर्ष तक शासन था। इसी के समय में बाजार नियंत्रण या मार्केट पॉलिसी भी आती। किसके? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो विश्व विजयी बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? विश्व विजयी। और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी के एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की और इस पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया? ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1336 ईस्वी में। इस समय भारत पर शासन था तुगलक वंश का। किसका था? तुगलक वंश का। और जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना होती है। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसको लोगों ने, इतिहासकारों ने क्या कहा? रक्त पिपास। कुछ लोगों ने इसे पागल भी कहा। कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक सनकी सुल्तान था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की भी स्थापना होती है, विजयनगर राज्य की भी स्थापना होती है। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी कहा जाता है। जिस निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को कहता है कि दिल्ली दूर है। जब गियासुद्दीन तुगलक ये कहता है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे, जब लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र निजामुद्दीन औलिया की बातों में ज्यादा आ गया। एक बार गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को दरबार में बुलाता है और कहता है कि दरबार में नमाज पढ़ा करिए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी बंदे के सामने सर झुका नहीं सकता। इसी से निजामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक के संबंध खराब होने लगे। लेकिन जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, जिसमें निजामुद्दीन औलिया कहता है दिल्ली दूर है। फिर ध्यान दीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हरिहर प्रथम। क्या होगा? हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, शासकों में उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित। शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में, निम्नलिखित पेयर में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही होगा? कृष्णदेव राय। इसके आंसर क्या होगा? कृष्णदेव राय। क्या लिखा जा रहा है? समरांग सूदारा। यह गलत है। इसका होगा महेंद्र बर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन लिखा गया। महेंद्र बर्मन के द्वारा क्या लिखा गया? मत विलास प्रहसन। और ये एग्जाम में कई बार आया। किसने लिखा है? महेंद्र बर्मन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारी के रूप में भारत आने वाले सबसे पहला यूरोपीय समुदाय था। बहुत आसान क्वेश्चन, व्यापारी के रूप में भारत आने वाला पहला समुदाय, व्यापारी के रूप में भारत आने वाला पहला समुदाय कौन था? व्यापारी के रूप में भारत आने वाला, व्यापारी के रूप में भारत आने वाला, जब इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। नंबर 1 पर पुर्तगाली आते हैं और 1498 में वास्को डिगामा भारत आता है। कौन आता है? वास्को डिगामा। और भारत आने में उसकी मदद करता है एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद। कौन मदद करता है? अब्दुल मजीद। कहा गया अब्दुल मजीद के प्रयासों से वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पर आता है, जहां पर उसका स्वागत करता है जमोरिन। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जब वास्को डिगामा भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका वंश था? उस समय दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश था। कौन वंश था? लोदी वंश था। और इसी लोदी वंश का शासक उस समय कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। और इसी सिकंदर लोदी के समय वास्को डिगामा कहां आता है? कालीकट के बंदरगाह में। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जब वास्को डिगामा भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका वंश था? जवाब क्या होगा? लोदी वंश था। उसका शासक कौन था? सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना की। तो पहला कौन आया? पुर्तगाली आए। दूसरे कौन आए? डच आए। तीसरे कौन आए? अंग्रेज आए। तीसरे कौन आए? अंग्रेज आए। चौथे कौन आए? डेनमार्क के लोग आए। पांचवें कौन आए? फ्रांसीसी आए। पांचवें कौन आए? फ्रांसीसी आए। आप जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन आया, तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि सर पुर्तगाली आए। लेकिन फिर से सोचिए, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे अंत में पुर्तगाली जाते हैं जब वो गोवा को पूरी तरह से फ्री करते हैं। और गोवा को कब छोड़ते हैं? 1962-63 में छोड़ते हैं। फिर ध्यान दीजिए, ये पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में संबंध बनता। क्यों? अंग्रेज राजकुमार की शादी पुर्तगाली राजकुमारी से होती है, इसलिए पुर्तगाली और अंग्रेजों के संबंध बड़े मधुर रहते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए, यही अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय भारत में सम्राट कौन था? अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में सम्राट कौन था? अकबर था। फिर आप सोचिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में मुगल शासक अकबर। इसी अकबर के नाम एक पत्र लेकर हाकिंस चलता है, लेकिन 1609 में पहुंचता है जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर से फारसी में बात करता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाकिंस आगरे के दरबार में जब जहांगीर से मिलता है तो जहांगीर से फारसी में बात करता है। अंग्रेज कितने बड़े बुद्धिजीवी थे। वहां से चला हुआ व्यक्ति रास्ते में या कहीं पर भी फारसी को सीखा और जहांगीर के सामने आकर फारसी में बात करता है। इसीलिए जहांगीर बहुत प्रसन्न होता है और उसको इंग्लिश बाबू कहता है। लेकिन बहुत कुछ सफलता हाकिंस को नहीं मिलता। हेक्टर नामक जहाज से आया, कभी कभी प्री के एग्जाम में पूछ लेता है किस जहाज से आया? हेक्टर नामक जहाज से आता है। लेकिन यही अंग्रेजों ने डचों को हरा देते हैं। किस युद्ध में हराते हैं? 1759 में बेदरा के युद्ध में। किसमें? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। और यही अंग्रेज 1760 में वांडीवास के युद्ध में, किसमें? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिए। तो 1760 के बाद यूरोपीय कंपनियों में ज्यादा प्रभावशाली केवल पुर्तगाली रहे, जो अंग्रेजों से उनके राजकुमार से शादी करने के नाते संबंध मधुर बने रहे। लेकिन डच और फ्रांसीसी दोनों पूरी तरह से अंग्रेजों से पराजित होते हैं। अब भारत में राज कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। ठीक, इसलिए आने वाले सबसे पहला यूरोपीय समुदाय कौन था? पुर्तगाली। वैसे भारत की खोज करने के लिए निकला कौन था? कोलंबस। कहां का था? स्पेन का नाविक था। ठीक, लेकिन 1493 में उसने अमेरिका की खोज की। ठीक, इसीलिए कहा जाता है नई दुनिया का पहला देश अमेरिका। ठीक, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।
आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको मिलाना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। नाना साहब, पहला करा कि नाना साहब का संबंध कहां से था? कानपुर। नाना साहब कहां से? कानपुर, क्योंकि कानपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बिठूर है, यहीं पर नाना साहब का आवास था। दूसरा कुंवर सिंह, ये कुंवर सिंह कहां के थे? आरा के थे। कुंवर सिंह कहां के थे? आरा के थे। ठीक, और इसके बाद बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, बख्त खान और मौलवी अहमदुल्ला। बख्त खान कहां पे थे? दिल्ली में थे। मौलवी अहमदुल्ला अवध में। मौलवी अहमदुल्ला अवध में। इसका आंसर क्या होगा? बी। ध्यान दीजिए, 1857 की क्रांति के समय जो विद्रोही लोग थे, 1857 की क्रांति के समय जो विद्रोही लोग थे, कह रहा कि इनको सुमेलित करिए। जरा एक ध्यान दीजिए आप लोग, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और इसके 100 साल के बाद, इसके 100 साल के बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती, और इस क्रांति के समय जो नेता थे, जैसे नाना साहब क्या थे? पेशवा थे, कानपुर। कुंवर सिंह कहां के थे? आरा के जमींदार थे। बख्त खान ये कहां पे संबंधित थे? दिल्ली में थे, जो बहादुर शाह जफर के सेनापति के रूप माने जाते हैं। मौलवी अहमदुल्ला ये कहां पे थे? ये अवध में थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा, कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये दे रहा तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, किसकी? तत्वबोधिनी की। ठीक, तो यह सुमेलित नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, इसकी स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। यह सही है। यह सही कौन? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। फिर ध्यान दीजिए, यह गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और यही गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, वहां पर अध्यक्ष थे। ठीक, और इसी गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी का नारा दिया। क्या नारा दिया? स्वदेशी का नारा दिया। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार आता, थोड़ा कठिन क्वेश्चन के रूप में, कांग्रेस के किस मंच से स्वदेशी की बात की गई? कांग्रेस के बनारस में जब सम्मेलन हुआ तो स्वदेशी की बात की गई। आज के समय में बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन इसी बनारस में 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप कांग्रेसियों ने मांग किया कि स्वदेशी को अपनाओ, और उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब ध्यान दीजिए, भारत ब्रह्म समाज, यह भी गलत दिया गया है। यह कौन है? केशव चंद्र सेन है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा गया। पुनर्जागरण का जनक, यह ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय को भारत का कोलंबस कहा जाता है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय को भारत का कोलंबस। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत का कोलंबस कौन था? राजा राम मोहन राय, भारत का कोलंबस। ये चीजें मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। इस राजा राम मोहन राय को शाम का तारा कहा गया है, या भोर का तारा कहा गया है। शाम का तारा, भोर का तारा। और इन्हें भारत का कोलंबस भी कहा गया। क्या कहा गया? कोलंबस भी कहा गया। पहला भारतीय जो विदेश जाता है और जिसका
1833 में ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। कहां पे? ब्रिस्टल में मृत्यु होती है। और इसी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक। और राजा राम मोहन राय को रेनेसा का फादर कहा गया, पुनर्जागरण का जनक। राजा राम मोहन राय को मॉर्निंग स्टार कहा गया, इवनिंग स्टार कहा गया। ठीक। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध भी किया और एक कानून लाते हैं 1829 में, सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। कहां के थे? महाराष्ट्र के एक समाज सेवक थे ज्योतिबा फूले, और इसको किया था 1873 में। किसकी? सत्यशोधक समाज की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन होता है अक्टूबर 1905 में। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन पहला एक ऐसा व्यक्ति था जो वायसराय बनने से पहले 3 बार भारत आया और उसने कहा कि मेरा जन्म हुआ है भारत में वायसराय बनने के लिए। जैसे आप ही लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कहिए कि सर हम आईएएस बनेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता, तो मैं आपको बार बार मोटिवेट करूंगा। ठीक है। इसने क्या कहा कि मेरा जन्म हुआ है भारत में वायसराय बनने के लिए, और ये वायसराय बनता है 1899 से लेकर 1905 तक। लेकिन यही लॉर्ड कर्जन भारत में बंगाल का विभाजन करता है अक्टूबर 1905 में, और यहीं से उसकी आलोचना भी होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस स्वदेशी की मांग करती है। लेकिन उसी कुमार बंगाल के कृष्ण कुमार मित्र थे जिनका यह कहना था कि ब्रिटिश वस्तुओं का बाइकआउट किया जाए। और ध्यान रखिए, असहयोग आंदोलन में गांधी ने भी वस्त्रों का बाइकआउट कराया था, जिसको लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा वस्त्रों की होली जलाई जाना निष्ठुर बर्बादी है। लेकिन आप ध्यान रखिए, यह घटना कब की है? 1920 की, जब गांधी ने बाइकआउट किया। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? वस्त्र उद्योग पर पड़ा। लेकिन कृष्ण कुमार मित्र ने कहा कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव देने वाले कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। और आप लोग ध्यान रखिए, हिस्ट्री की मेरी 6 से 7 रेगुलर क्लास रहेगी। आप लोग लाइव बैठिए, पूरा इतिहास में रिवीजन करा दूंगा। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों रेगुलर क्लास चलेगी डेली। अगले क्वेश्चन पे आइए। अटलांटा में आयोजित मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता के 68वें संस्करण में मिस यूनिवर्स 2019 का ताज किसने जीता? जोजीबिनी टुंजी ने जीता। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 25वें सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? मेजबानी किस शहर में की गई? स्पेन के मैड्रिड में की गई। किसमें की गई? स्पेन के मैड्रिड में। इस देश का नाम स्पेन, शहर का नाम मैड्रिड। भ्रष्टाचार बोध, कुछ करंट क्वेश्चन भी उसमें आ गया। सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? 80। भारतीय पोषण कृषि कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीपीके के भारत में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों की विविध फसलों का भंडार केंद्र होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर बीपीके के लॉन्च किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण हैंड इन हैंड 2019 कहां पे आयोजित किया गया? 2019 कहां पे आयोजित किया गया? मेघालय में। कहां पे किया गया? मेघालय में। चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन अब आइए। कहा कि वैदिक नदियां, ठीक,
और आधुनिक उनके नाम क्या दिए गए। पहले चीज ध्यान दीजिए, वेद, इस वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और 4 वेदों का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसमें इन नदियों का भी उल्लेख मिलता है। अब कह रहा है कि इसमें बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो परसुणी नदी है इसे हम कहते हैं रावी नदी। क्या कहते हैं? रावी नदी। परसुणी को क्या बोलते हैं? रावी। तो आप कह सकते हैं कि सर रावी तो यहां 3 से मिल रहा है, ठीक। सदा नीरा को हम लोग कहते हैं गंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडक कहते हैं। सुतुत्तरी को सतलज कहते हैं, और कुभा को काबुल कहते हैं। कुभा को क्या कहते हैं? काबुल। तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये परसुणी नदी के तट पर दासराग युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। वैदिक काल में 4 वेदों का उल्लेख मिलता, और ये वेद कैसे थे? देवतुल्य थे, देवताओं के द्वारा लिखे गए। ऋग्वेद के 10 मंडल में सभी मंडल किसी न किसी ऋषियों से संबंधित हैं। जैसे ऋग्वेद का 3रा मंडल किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। उसी प्रकार से और ऋषियों ने मंडलों की रचना की है, लेकिन उसी ऋग्वेद में वैदिक नदियों का नाम मिलता है, जो आधुनिक काल में आज के समय इनका यह नाम हो गया। निम्नलिखित में से किसने गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था? बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था। निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ में, ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित 2 क्वेश्चन बार बार आते हैं। पहले यह पूछा जाता है कि बुद्ध के मरने के बाद कितने बौद्ध सम्मेलन हुए या बौद्ध काउंसिल हुए? कितने हुए? 4 हुए। कितने बौद्ध काउंसिल हुए? 4। पहला बौद्ध काउंसिल अजातशत्रु के समय होता है, बुद्ध के मरने के 100 साल बाद। दूसरा बौद्ध काउंसिल कालाशोक के समय होता है। तीसरा बौद्ध काउंसिल अशोक के समय होता है, और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। चौथा बौद्ध काउंसिल कनिष्क के समय होता है। ध्यान रखिए, पहला अजातशत्रु के समय, पहला अजातशत्रु के समय किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। दूसरा होता है कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय, चौथा कनिष्क के समय। 4 बौद्ध सम्मेलने हुए हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जिनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, या तो सन्यासी या तो राजा, वो कहानी किसी ने चर्चा की जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, किसी को नामित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तरों से इनके मिलान करिए। सूफी संत संबंधित सिलसिला, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी मजार कहां पे? अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। तो ये किससे संबंधित है? चिश्ती से। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। मोइनुद्दीन चिश्ती कहां पे? अजमेर में। बहुत से लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, ठीक है। आप सुनते होंगे जब फिल्में रिलीज होती है तो लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। दारा शिकोह ये कादरी सिलसिले से था। किससे था? कादरी सिलसिले से। पहला का 2, दूसरा का 1, उत्तर तो यही हो गया। इसी दारा शिकोह को लघु अकबर कहा गया। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा गया। क्या कहा गया है? लघु अकबर, अकबर का छोटा रूप। और ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। इसके पिता का क्या नाम था? शाहजहां। और दारा शिकोह मुगल शासकों में सबसे पढ़ा लिखा था। दारा शिकोह मुगल शासकों में सबसे पढ़ा लिखा था, ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। और वह हिंदू और मुसलमान धर्मों को, दोनों धर्मों को 2 महासागर मानता था। और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। यह ध्यान रखिएगा, 52 उपनिषदों का, 52 उपनिषदों का
52 उसमें का दाराशिकोह ने फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम रखा सिर-ए-अकबर। क्या रखा? सिर-ए-अकबर, ये इसने नाम रखा था। ठीक है। और शेख शहाबुद्दीन किससे संबंधित थे? इसका आंसर ये होगा डी। शेख शहाबुद्दीन आपके थे सुहारवर्दी से, और सरहिंदी किससे संबंधित थे? नक्शबंदी। इसका उत्तर क्या होगा? डी। उत्तर होगा इसका डी। बाबर ने अपनी जीवन वृत्तांत लिखने हेतु तुर्की भाषा का प्रयोग किया। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की थी। ध्यान दीजिए, बाबर तैमूर लंग और चंगेज खां का वंशज था। इतिहासकार लोग कहते हैं कि पिता की तरफ से तैमूर लंग का और मां की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। इसी बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में करता है। 1519 ईस्वी में जब उसने भेरा पर आक्रमण किया। कब किया? 1519 में भेरा पर आक्रमण। ठीक। लेकिन बाबर का सबसे फेमस युद्ध हुआ 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। आप लोग जरा समझिएगा, पानीपत आज के समय हरियाणा राज्य में पड़ता है, और पानीपत में 3 युद्ध हुए। पानीपत या प्रेजेंट टाइम का हरियाणा स्टेट, पानीपत युद्ध का गवाह, तराइन के युद्ध का गवाह, करनाल के युद्ध का गवाह। तराइन का भी मैंने चर्चा किया 1191-92 में। कहां हुआ? कहां पड़ता तराइन? हरियाणा में। लेकिन पानीपत के 3 युद्ध 1526, 1556, 1761 कहां पड़ते हैं? हरियाणा में। 3 युद्ध हुए। उसी पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया, इब्राहिम लोदी। जब पानीपत के प्रथम युद्ध को बाबर जीत जाता है तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है। कौन सा? खानवा पे। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का, जिसका अर्थ होता है धर्म युद्ध। आजकल आप लोग लव जिहाद बहुत सुन रहे होंगे, और लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बना दिया है। ठीक है, किसी दिन क्लास में इसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। और कहा जाता है बाबर की सेना छोटी होने के बावजूद भी धर्म के नाम पर उसके सैनिकों ने राणा सांगा के साथ मुकाबला करते हैं और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा देते हैं। उसके बाद बाबर का घाघरा का युद्ध होता है, फिर चंदेरी का युद्ध होता है, और बाबर का एक पुस्तक लिखता है बाबरनामा तुर्की में। क्वेश्चन क्या है? बाबर ने अपना जीवन वृत्तांत लिखने तुर्की भाषा का प्रयोग किया। सही है। मुगल दरबार की अधिकारिक भाषा तुर्की थी। दोनों सही है। क्या कर रहा है? दोनों सही है, लेकिन ये सही है परंतु आर गलत है। मुगल दरबार की अधिकारिक भाषा तुर्की नहीं थी, फारसी थी। क्या थी? फारसी। अकबर की मनसबदारी प्रणाली निम्नलिखित में से कहां से प्रेरित थी? सीधा सा आंसर होगा मंगोलिया। क्या आंसर होगा? मंगोलिया। जरा ध्यान दीजिए, 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर मुगल शासकों में अनपढ़ था। अकबर क्या था? पढ़ा लिखा सुल्तान नहीं था, सारा पढ़ा लिखा सम्राट नहीं था। अकबर क्या था? मुगल शासकों में अनपढ़ था, लेकिन जन्मजात नरपत था। लोगों को पहचानने की क्षमता थी। अकबर ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा? 1556 में। किसको हराता? हेमू को। ध्यान रखिए, 1556 से 1560 तक अकबर के ऊपर धाय माओ का प्रभाव जो बहुत ज्यादा था। इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 4 वर्ष का समय पेटीकोट गवर्नमेंट का समय था। क्या कहते हैं? पेटीकोट गवर्नमेंट का समय। लेकिन अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में
जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में जजिया कर समाप्त करता है और हिंदुओं को अपनी तरफ करना चाहता था और जानता था कि अगर भारत में रहना है तो हिंदुओं को अपनी तरफ मिला के रहना। जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम हिंदू लोग भी अकबर की तरफ से युद्ध करते थे और उसने हिंदुओं से शादी विवाह की भी शुरू किया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है अकबर की मनसबदारी प्रणाली कहां से प्रेरित थी? मंगोलिया से। कहां से? मंगोलिया से। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किसने किया? बताइए आप लोग। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जरा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आनंद तिवारी, देवेंद्र जी बताइए, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसने तंबाकू की खेती भारत में पुर्तगाली लाए? तंबाकू की खेती भारत में कौन लाता है? पुर्तगाली। तंबाकू की खेती भारत में लाने वाले कौन? पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली लाए। और ये खेती की शुरुआत तो हो जाती है अकबर के समय। किसके समय खेती की शुरुआत होती है? अकबर के समय। आप लोग अगर तंबाकू का सेवन करते हो तो मत करिएगा। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने तंबाकू की खेती का उपयोग पर प्रतिबंध किया? जहांगीर ने। और ये खेत 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। किस महीने में? अक्टूबर के महीने में अकबर की मृत्यु होती है। लेकिन इसी अकबर के शासनकाल बढ़ने के बाद जब जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठता है तो वह तंबाकू पर प्रतिबंध लगा देता है। क्या लगा देता है? प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव पड़ा? गांधी जी की विचारधारा पर किसका प्रभाव पड़ा? ठीक है, गांधी जी की विचारधारा पर प्रभाव पड़ा तीनों लोगों का, टॉलस्टॉय, रस्किन, थ्योरो। फिर से ध्यान दीजिए, जिस गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा, जो सुभाष चंद्र बोस शुरुआत में गांधी के आलोचक थे, उसी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में गांधी को राष्ट्रपिता शब्दों से संबोधित करते हैं। ठीक, जिस गांधी का जन्म 1869 में 1869 में जन्म होता है और 1948 में 30 जनवरी 1948 में शाम के 5:15 बजे दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना करते समय नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी जाती है। गांधी जी की हत्या होती है। 1869 से लेकर 1948 तक जिस महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पाया, जिस महात्मा गांधी ने 1893 में कहां जाते हैं? साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहां पर काले लोगों की मांगों को मनवाते। काले लोगों कौन आएगा? हम आप। और 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है। कब होता है? 1915 में। और गांधी पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करते हैं तो कई लोग गांधी की आलोचना करते हैं, लेकिन वही महात्मा गांधी 1920 असहयोग आंदोलन, एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनते 1924 के बेलगांव के अधिवेशन में। यही महात्मा गांधी कहते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन इनकी सोच पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो का। एक दिन मैं आप लोगों को पूरी गांधी की चर्चा करूंगा क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखा जाना था। किसने गांधी के साथ कार्य किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, संस्थापक एओ ह्यूम। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3-4 चीज कांग्रेस संबंधित सुन लीजिए। 1885 में कांग्रेस की स्थापना,
संस्थापक ए.ओ. हुम, पहला अध्यक्ष W.C. बनर्जी, पहला सेशन कलकत्ता। ठीक। 1886 कांग्रेस का अधिवेशन बंबई, फिर से सुन लीजिए, 1885 कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में होता है, अध्यक्ष W.C. बनर्जी। 1886 कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भद्रोजी। 1887 कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी। एग्जाम में बार बार आता है, पहला मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। 1888 कांग्रेस सेशन इलाहाबाद, आज का समय प्रयाग, अध्यक्ष जारजूल, पहला अंग्रेज। ठीक। और 1917 में पहली महिला एनी बेसेंट। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 और गांधी जी 1924 में कांग्रेस अध्यक्ष बने और 1925 में भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। लेकिन इसमें साथ कौन कौन देता है? एनसी केलकर और बीजी तिलक। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 2। क्या होगा इसका उत्तर? 1 और 2। ठीक है। सर ये फिर से ध्यान दीजिए, एनसी केलकर और आईबी सेन, ये तीन लोग इसकी मदद करते हैं। एनसी केलकर और आईबी सेन, 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे आइए। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? अभी मैंने चर्चा किया, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। किसके समय किया गया? लॉर्ड डफरिन के समय। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। किसके? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। बिजली का टाइम पीरियड 1805 में है। लॉर्ड कर्जन 1905 है। लॉर्ड मिंटो 1906 है। डफरिन का 1884 से लेकर 1888 है। तो इसी बीच में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? किसने कार्य नहीं किया? बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया। कार्य नहीं किया। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनी 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मद्रास अधिवेशन में। नोट कर लीजिएगा। तिलक अध्यक्ष नहीं बन पाए। लाला लाजपत राय 1920 कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, वहां पे लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है, जहां पे हमारी कोचिंग है, लखनऊ में होता है, एग्जाम बड़ी, लखनऊ के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो कांग्रेस का अध्यक्ष न बनने वाले में कौन, क्या नाम आता है? बाल गंगाधर तिलक का। इन्हीं के बारे में वेलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट का क्या बोला? भारत में अशांति का जनक कौन है? तिलक। जुलाई 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना भारत की राजनीतिक उन्नति हेतु इंग्लैंड में प्रचार कार्य करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित किसे इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? विलियम बेडनवर्थ को। किसको किया गया था? विलियम बेडनवर्थ को। किसको? विलियम बेडनवर्थ को बनाया गया। और 1889 में विलियम बेडनवर्थ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। माइंड मास्टर विनिंग लेसेस फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथ आनंद। करंट क्वेश्चन भी 1-2 रख दिया गया है। किसकी है? विश्वनाथ आनंद की। बुलेट प्रूफ जैकेट सर्वत्र कवच विकसित करने के लिए आर्मी डिजाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मेजर अनूप मिश्रा को। किसको? मेजर अनूप मिश्रा को किया गया। हाल ही में समाचारों में देखा गया व्योम मित्र, समाचार पत्रों में देखा गया व्योम मित्र। व्योम मित्र क्या है? इसरो द्वारा विकसित एक अर्धमानवीय हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट।
ट्रेकिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विशिष्ट बारकोडिंग सॉफ्टवेयर है जो यह सुनिश्चित करता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं की जाती। देश में सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उपयोग में लाया गया। कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? केवल एक सही है। 4 क्वेश्चन बचा अभी। हाल ही में किस राज्य द्वारा वर्ष 2020 के कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तेलंगाना को। किसको घोषित किया गया? तेलंगाना को। निम्नलिखित इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महाबलिपुरम मंदिर, राष्ट्रकूट, एलोरा की गुफाएं, शक। कौन सही सुमेलित है? खजुराहो मंदिर, चंदेल, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव वंश। खजुराहो मंदिर किसका? चंदेल। कहां पे है? मध्य प्रदेश के छतरगढ़ जिले में। कहां पे? छतरगढ़, छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कलिक पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलिक पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2 और 3 सही है। इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया, सही है। इस रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। कलिक पुराण 18 पुराणों में इसका भी नाम आता है। निम्नलिखित में से गुरुओं में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब को संकलित किया? जरा ध्यान दीजिएगा। आदि ग्रंथ हिंदू धर्म से सबसे अंत में निकलने वाला जो धर्म बनता है वो है सिख धर्म। इसीलिए सिख धर्म विश्व का सबसे नवीनतम धर्म है। हिंदू धर्म से 3 धर्म निकले, बौद्ध, जैन और सिख। सिख सबसे नया धर्म है। इसके संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ध्यान से सुन लीजिएगा। 10 गुरु हुए हैं जिनमें 2 गुरुओं को फांसी हुई है। एक गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दिया और गुरु तेग बहादुर को फांसी औरंगजेब ने दिया। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सुबह के समय दिल्ली के गुरु तेग बहादुर के गुरुद्वारे में जाकर वहां पे शीश नवाते हैं। ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें। और इनको फांसी देने वाला कौन था? जहांगीर। ठीक। और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे और ये 10वें थे और ये संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक। तो गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिया? औरंगजेब ने। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। कब हुआ? 1761 ईस्वी में। किसने हराया? अफगानों ने। अफगानों का शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का सेनापति। ठीक है। बहुत बहुत से धन्यवाद। कल आप लोगों से मैं फिर 6 बजे मिलूंगा। कल 6 बजे 30 से 35 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हिस्ट्री का आऊंगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 लोग रहे यार।